Hello students, today we will discuss the limitation of the Rutherford atomic model and how did Bohr overcome it. इन दो चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। रदरफोर्ड मॉडल का अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। इससे सबसे पहले हमको एटम का स्ट्रक्चर क्लियर हो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उसका एक न्यूक्लियस होता है जिस पर पूरा एटम का, अगर एटम का मास 100 है तो उसका 99.9% मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड टू द न्यूक्लियस। और उसके डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये रदरफोर्ड मॉडल का एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन था। इस पर कॉपरनिकस मॉडल का थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट ज़्यादा था कि जैसे ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अबाउट द सन, तो उसी टाइप का एक मॉडल यहाँ पर सजेस्ट किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, जिसको बोहर ने भी अडॉप्ट किया। लेकिन बोहर ने कुछ मॉडिफिकेशन किया। उसमें क्या क्या किया मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जो पहला लिमिटेशन है वो क्या है? फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट explain the stability of atom. रदरफोर्ड मॉडल को अगर बेस माना जाए तो एटम की स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा होता है। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, ये आपका एटम है, राइट? ये आपका एटम है और इसके कोर पर Ze टोटल मास, नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस पर Ze चार्ज है। इससे r डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है ही, मास पार्टिकल के साथ साथ चार्ज पार्टिकल भी है। तो वैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में जानते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, एनी ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसके लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी विल नॉट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के हेल्प के कोई भी ऑब्जेक्ट, या हमारा जो सोलार सिस्टम उसमें भी जो है सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करा रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए हु इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन इन द सर्कुलर ऑर्बिट। यानी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को बनाए रखने के लिए कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो द आंसर विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कूलॉम्ब फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स विल रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मास पार्टिकल के साथ साथ चार्ज पार्टिकल। अगर मास पार्टिकल है तो ये एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस की ओर टुवर्ड्स होता है। सेंट्रीपिटल है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। फिर आपने एक चीज और भी है, वो है अकॉर्डिंग टू, मैं इसको लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्या सजेस्ट करता है? एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल always must radiate electromagnetic energy, electromagnetic
energy. According to the Maxwell electromagnetic theory, an accelerated charged particle always must radiate the electromagnetic energy. अगर मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट ये बताता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेट हो रहा है और इसका डायरेक्शन क्या, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो इट मस्ट बी रेडिएट द एनर्जी. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन an electron should lose their energy in orbits gradually decreasing radii. यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये चार्ज पार्टिकल है तो अब ये अपनी एनर्जी लूज करेगा. द चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. द इलेक्ट्रॉन शुड लूज दियर एनर्जी इन ऑर्बिट्स ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडियाई. यानी उसका रेडियस धीरे धीरे लूज होता जाएगा, कम होता जाएगा, कुछ इस टाइप का. ये आपका न्यूक्लियस है, ये यहाँ से था, एनर्जी लूज कर रहा है, ये ऐसा ऐसा करके ये यहाँ के गिर जाएगा. तो इसका मतलब, तो इसका जो पाथ कैसा होगा? द इलेक्ट्रॉन फॉलो स्पिरल पाथ एंड फाइनली electron should collapse into nucleus. तो ये इसका ड्रॉबैक है पहला, कि अगर रदरफोर्ड मॉडल को अगर हम बेस मानकर करें तो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ड्रॉबैक इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज वी कैन नॉट explain the stability of an atom. Is it clear? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट. और इसका कौन कौन से बेस पे बताया मैं, वो आपको लिख दिया. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 12 में, इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे यूट्यूब में लेक्चर बना के अपलोड किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं. तो ये पहला हुआ. सेकंड क्या चीज़ है वो आपको बताते हैं. तो ये ड्रॉबैक है. सेकंड ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं. इसको मैं मिटाता हूं, आप चाहे तो नहीं, इसको मिटा ही दे, यहां लिख देता हूं सेकंड ड्रॉबैक. फिर इसके बाद फिर आप नोट करें सेकंड ड्रॉबैक हमारा यह है स्टूडेंट्स कि रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द एटम. व्हाई? क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एन एटम. क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल इज फॉर्मुलेटेड बाय द क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स. रदरफोर्ड मॉडल में जो भी कैलकुलेशन है वो उसका पूरा का पूरा जो है हमारा ओल्ड फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है. लेकिन एटॉमिक डोमेन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? क्वांटम मैकेनिक्स. तो एटॉमिक डोमेन में इसके बिहेवियर को ये एक्सप्लेन. तो सेकंड लिखते हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एन एटम. एटॉमिक डोमेन को बेहतर तरीके से हम रदरफोर्ड मॉडल के थ्रू वी कॉन्ट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ सकते. उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमको कोई डिफरेंट टाइप का अप्रोच चाहिए जिसको बोलते हैं क्वांटम अप्रोच. और यही बोहर ने अपने पोस्टुलेट में इंक्लूड किया उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट. ठीक है, तो इसका क्या ड्रॉबैक था उसको बताया था. देखिए ये है भाई कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, इसको लाइन खींच देता हूं स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए. एन इलेक्ट्रॉन
कैन रिवॉल्व in orbits of all possible radii as suggested by रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में, वो किसी भी ऑर्बिट में कहीं भी घूम सकता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं, नो लिमिट, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में कंडीशनल होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, यानी एनर्जी के यहाँ तक कि रेडियस की वैल्यू भी क्वांटाइज होती है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है, हर चीज़ क्वांटाइज होता है एटॉमिक डोमेन में। डेली लाइफ में या क्लासिकल फिजिक्स में क्योंकि हमारा जो डील होता है वो बहुत ही मैक्रोस्कोपिक बड़ी चीज़ों के साथ डील होता है, तो वहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्वांटम मैकेनिक्स की। लेकिन जब एटॉमिक डोमेन में जाएंगे, 10⁻10 मीटर या 10⁻15 मीटर के रेंज में वर्क करते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं आता, हमको एक डिफरेंट टाइप की फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइज फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, नॉट ए कंटिन्यूस फॉर्म, जैसे कि डेली लाइफ में आपको दिखाई देता है। तो ये रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट ऑफ द ऑल पॉसिबल रेडियाई। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स एटम एमिट्स continuous spectrum, that means the continuous energy होनी चाहिए। but practically an atom like hydrogen atom emits always discrete line spectrum, that means इसका मतलब एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, एनर्जी के कुछ वैल्यूज आर परमिटेड, हर वैल्यू परमिट नहीं हो सकता जैसे डेली लाइफ में हो सकता है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल का 2 ड्रॉबैक था। अब इस 2 ड्रॉबैक को बोहर्स ने कैसे रिमूव किया, उसके लिए क्या पोस्टुलेट्स उसने एजम्पशन किया, उसके 4 पोस्टुलेट्स हैं जिसको मैं इसके बाद बताऊंगा। पहला तो एज इट इज है आपका, जैसे कि न्यूक्लियर जो रदरफोर्ड मॉडल में जैसे सजेस्ट किया, सेम वही है आपका सोलार सिस्टम का, जैसे हमारा प्लैनेट्स स्टार के चारों जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, लाइक द इलेक्ट्रॉन इज द रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्रिएट होता है द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूटन को, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, कंसेप्ट ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का जो कॉन्सेप्ट का, जो पोस्टुलेट्स का, वो है क्वांटाइजेशन कंडीशन। केवल एनर्जी ही नहीं बल्कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज। किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट पैटर्न में होती है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती है जैसा क्लासिकल फिजिक्स में होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है जो रदरफोर्ड मॉडल से। और लास्ट जो है वो आपका है फ्रीक्वेंसी कंडीशन, जिसमें कोई भी एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या रेडिएट करता है तो एक डिस्क्रीट पैटर्न में करता है, और उसके लिए मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है उसको यूज़ करते हैं। अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी का क्या वैल्यू होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये चीज़ें वो है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट। पहला, अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड पोस्टुलेट्स, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट इस 2 चीज़ों को आप क्लियरली नोट कर लीजिए। पहला है रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूटन, एंड ऑल्सो रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट ऑल्सो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एटम। एटम के बिहेवियर को पूरी तरह रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये 2 इसके डीमेरिट्स हैं, रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशन है। जहां फेल हो जाता है रदरफोर्ड मॉडल तो एक नया मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसके 4 पोस्टुलेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द
Rutherford model, we can easily explain the hydrogen atom behavior. We can explain the behavior of the hydrogen atom. ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए. तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट को स्टडी करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेसिस पे एटम के बिहेवियर को आप इजीली स्टडी कर सकते हो. और सबसे पहले बोहर्स ने जो सबसे सिंपलेस्ट एटम है वो हाइड्रोजन एटम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया ऑन द बेस ऑफ द देयर पोस्टुलेट्स. तो पहला जो पोस्टुलेट्स है, पहला उसका जो एजम्पशन है, ये ठीक रदरफोर्ड मॉडल के समान ही है. ये शॉर्ट में बता देते हैं. ये आपका एटम है, ये इसके सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस है जहाँ पर टोटल मास एंड चार्ज यहीं कॉन्सेंट्रेट होता है, पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ रहते हैं. और ये आर रेडियस है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट. तो इनके बीच में जो डायनामिक बैलेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि व्हेन द एन इलेक्ट्रॉन इन ए एटम मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कूलॉम्ब इंटरेक्शन. स्टूडेंट, आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स. एंड दिस फोर्स इज द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट फोर्स इन द नेचर. ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा फोर्स होता है वो है न्यूक्लियर फोर्स. लेकिन हम जिस फोर्स के बारे में बात करें वो आउटसाइड द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं डिफरेंट टाइप का फोर्स है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन. तो पहला जो कॉन्सेप्ट है कि ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में. और आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ अगर रिवॉल्व करता है, अगर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से मिल रहा है? हु विल प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन? तो द आंसर विल बी द electrostatic force, the electrostatic attractive force between the electron and proton provide the required centripetal force of revolving electron. क्लियर? तो इनके बीच में जो रहता है उसका इक्वेशन क्या होगा? मैथमेटिकल, द Fe, द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो है Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, एंड दिस मस्ट बी इक्वल ऑफ द Fc. तभी ये डायनेमिक बैलेंस में होगा, तभी ये रिवॉल्व कर पाएगा. ये इसको Fc प्रोवाइड कर रहा है. तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो पहला जो है ये आ जाएगा Q1 की जगह Ze एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E है, ये E एंड मास m. तो ये होगा E अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस r स्क्वायर. दिस इज द ग्रेविटेशनल, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड दिस मस्ट बी इक्वल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस मस्ट बी इक्वल ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो पहला जो है एज इट इज है जैसे रदरफोर्ड मॉडल में. अब मेन जो काम है हमारा वो है कि रदरफोर्ड ने एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट को यूज किया. तो सेकंड पॉइंट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज स्टेशनरी ऑर्बिट. स्टेशनरी ऑर्बिट्स, या इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स. नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, या फिर इसको बोल सकते हैं परमिटेड ऑर्बिट्स. ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या है? जैसे कि आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ए ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई as suggested by the Rutherford model. Rutherford मॉडल में यह सजेस्ट किया गया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मनमाने तरीके से कहीं भी घूम सकता है. क्वांटम लेवल पर या एटॉमिक लेवल पर यह परमिसेबल नहीं है, यह अलाउड नहीं है. तो उसी चीज को मैं लिख देता हूं. इलेक्ट्रॉन कैन revolve in circular orbits. Circular
orbits of all possible radii. As suggested by Rutherford. But in a quantum level, in a microscopic level, but electron can revolve a few, कुछ permitted orbits. रदरफोर्ड मॉडल में जो मनमाने तरीके से इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, तो उस पर एक बाउंडेशन लगा दिया, एक कंडीशन इंपोज कर दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने तरीके से किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता, रिवॉल्व नहीं कर सकता, उसकी कुछ कंडीशन है, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई as suggested by the Rutherford, but electron can revolve a few permitted orbits while moving along this orbit, electron do not radiate energy, and this non-radiating orbits, it is known as the non-radiating orbits. तो ये जो एटम की स्टेबिलिटी को, कि इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन अपने मनमाने तरीके से कहीं भी घूम सकता है, तो उस पर एक कंडीशन लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ few permitted orbits, and while moving these orbits, electron do not radiate any type of energy, and this non-radiating orbit is known as the stationary orbit, and this non-radiating orbits are known as stationary orbits. तो रदरफोर्ड मॉडल में जो एटम के स्ट्रक्चर को या एटम की स्टेबिलिटी को जो खतरा था, अब यहां पर कुछ हद तक सॉल्व हो गया कि इलेक्ट्रॉन अपने तरीके से किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, कुछ ही परमिटेड ऑर्बिट्स है जहां वो घूम सकता है, और उस ऑर्बिट में घूमने से वो किसी भी प्रकार का डू नॉट रेडिएट एनी टाइप ऑफ एनर्जी, वो किसी भी प्रकार की एनर्जी को बाहर रेडिएट नहीं करेगा, एंड दिस नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स इज नोन एज द स्टेशनरी ऑर्बिट. The second postulate of the Bohr's atomic model. And third and fourth के बारे में बात करते हैं. तो थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं. आप ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए आप पॉज करके. अब थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं. थर्ड के बारे में बात करते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के बेसिस पे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के बेसिस पे पूरा एटॉमिक मॉडल आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेडियस, तमाम चीज़ों को इन्हीं दो के बेस पे निकाला गया है. चलिए, थर्ड इज क्वांटम कंडीशन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्वांटम कंडीशन, इसको अच्छा तरह से समझना चाहिए स्टूडेंट लोग को. जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये दिस इज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस. क्वांटम कंडीशन क्या है? अभी तक आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज फॉर्म में होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल में. ठीक है, चार्ज के कुछ डेफिनेट वैल्यूज होते हैं, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं हो सकते, ये भी आप जानते हो. फिर मैक्स प्लैंक ने भी सपोज किया कि जो किसी भी एटम से एनर्जी का रेडिएशन एमिशन होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, नॉट ए कॉन्टिन्यूस फॉर्म में. ये भी आपको क्लियर है, वो भी हम यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी कंडीशन में. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बोहर्स ने जो अपने थ्योरी में पोस्टुलेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन में, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ लिख रहा हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिखे, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। देखिए क्या है, पहले इसको लिख देते हैं। द परमिसिबल ऑर्बिट्स ऑफ revolving electron, the permissible orbit of the revolving electron are those for which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. Here h is the Planck constant, here h is the Planck constant, Planck's constant, और इसकी वैल्यू आपको मालूम यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अभी तक जो क्लासिकली हम लोग स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कहीं भी रिवॉल्व करता है रदरफोर्ड मॉडल में, ऐसा अब नहीं है। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उसकी एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस दिस कॉन्सेप्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एल, इसको आई ओमेगा भी लिख सकता हूं मैं, और एम वी आर भी लिख सकता हूं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द परमिसिबल ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आर दोज फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, इज दिस विल बी एन h/2 पाई। और ये h क्या है, ये n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं, n तो 0 हो नहीं सकता, n इक्वल्स टू 1। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी, ये हो जाएगा m, मास तो वो है v1 r1, और ये होगा 1 इंटू h/2 पाई। तो ये हो गया द एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्वांटाइज फॉर्म में होगा, इस ऑर्डर में होगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mv2, v2 the orbital speed of the electron in this orbit, and r2 is the radius of this orbit, and 2 times of the h/2 pi, and so on। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो L3 इक्वल्स टू m v3 rn इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द h/2 पाई यूनिट। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये बहुत इसी के बेसिस पे पहला जो इक्वेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं डायनेमिक कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और सेकंड ये इसी के बेस पे पूरा कैलकुलेशन क्या है। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो क्वांटम लेवल में एनर्जी के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज, यानी कुछ भी उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, ये सब वैल्यू होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये इसके बीच में नहीं हो सकता, यानी या तो ये होगा या तो फिर ये होगा, इसके बीच का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और इसी कंडीशन को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब चलिए फोर्थ कंडीशन बहुत सिंपल है, फोर्थ कंडीशन को स्टडी कर लेते हैं। वो क्या है हम बात कर लेते हैं। तो ये आपने नोट भी कर लिया हो, इसको नोट कर लीजिए आप। अब मैं इसको मिटाता हूं और फोर्थ कंडीशन को लिखता हूं। फोर्थ इज द फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो आपने पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और डायनेमिक बैलेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड था concept of the stationary orbit. In this orbit electron do not radiate any type of energy. स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन है तो अपने ना एनर्जी को
रेडिएट, अपनी एनर्जी लूज नहीं कर सकता। जब लूज नहीं करेगा तो वो न्यूक्लियस में गिरेगा भी नहीं। तो जो प्रॉब्लम रदरफोर्ड मॉडल में आ रहा था वो उसमें खत्म हो गया काफी हद तक। अब फोर्थ देखते हैं, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। दीज आर लास्ट पोस्टुलेट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी कंडीशन है क्या? अब क्वेश्चन ये है कि फिर एनर्जी रेडिएट कब करेगा एटम? स्टेशनरी ऑर्बिट में तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, तो फिर करेगा कब? तो इसका कॉन्सेप्ट है वही, उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। ये आपका न्यूक्लियस है, इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल है E1, और ये जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल भी बताऊंगा, जैसे जैसे हायर एन की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो अब यहाँ से तो स्टेशनरी ऑर्बिट में तो रेडिएट नहीं कर रहा एनर्जी, तो रेडिएट कैसे करेगा? अब जैसे मैं यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज जम्प फ्रॉम द लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी सप्लाई करता हूँ तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर, जिसको बोलते हैं जंप करेगा वो। लेकिन आपको मालूम है एटॉमिक डोमेन में जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत ही स्मॉल नेग्लिजिबल टाइम में होता है। हमारे लिए तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो नैनो सेकेंड लेवल में होता है। यहाँ पर 10⁻⁹ सेकेंड तक ही ठहर पाता है। फिर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, दिस एनर्जी विल रेडिएट इन फॉर्म ऑफ द लाइट और फोटोन। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया था यहाँ बहुत ही नैनो सेकेंड तक रहता है एक्साइटेड स्टेट में, फिर ये अपनी एनर्जी लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ द एच न्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में या लाइट के पल्स के फॉर्म में वो एनर्जी को रेडिएट करता है। तो इसका कंडीशन क्या है? एनर्जी कब रेडिएट करेगा? व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेशनरी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। यानी स्टेशनरी ऑर्बिट से हायर स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। यानी स्टेशनरी ऑर्बिट में हायर एनर्जी से ये हायर जब लोअर एनर्जी में आता है तो देन द एब्जॉर्बिंग एनर्जी विल रेडिएट फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोटोन के फॉर्म में रेडिएट करेगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन द मैथमेटिकल E2 माइनस E1 इक्वल्स टू H न्यू। हियर न्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एटम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो लाइट रेडिएट कर रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये इससे डिसाइड होगी न्यू। और ये न्यू को हम अपन निकालेंगे E2 माइनस E1 अपॉन H। हियर H इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आज के लेक्चर में हमने जो बेसिकली दो चीज़ों पर ध्यान दिया, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर्स ने उसको कैसे रिमूव किया, हाउ डिड बोहर्स ओवरकम इट, उसको बोहर ने कैसे रिमूव किया। उसके चार पोस्टुलेट से पहला पोस्टुलेट जो था वो एज ए सिमिलर टू द रदरफोर्ड मॉडल। सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या है? सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द बोहर्स मॉडल इज द concept of the non-radiating orbits, and this orbit is known as the stationary orbit. In this orbit, electron do not radiate any energy. And third is the quantization of the angular momentum. इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में उसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज फॉर्म में होती है, नॉट ए कंटिन्यूअस फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती है। और फोर्थ फ्रीक्वेंसी कंडीशन है जो आपको काम आता है मैक्स मेगा क्वांटम थ्योरी, कि एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी बिटवीन द एटम जो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या लेगा, तो एज अ डिस्क्रीट पैटर्न। तो क्वांटम लेवल में कोई भी चीज में एक लिमिटेशन होता है, डिस्क्रीट पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, कंटिन्यूस फॉर्म में आपको कभी नहीं मिलेगा। कंटिन्यूस फॉर्म में हम क्लासिकल फिजिक्स या डेली लाइफ में हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं, हम जिन चीज़ों के साथ स्टडी करते हैं वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन एटॉमिक डोमेन में
या न्यूक्लियर डोमेन में चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे हम डेली लाइफ में, तो उसके लिए अलग टाइप की फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जोड़ा जो आपका जो पूरे एटम के बिहेवियर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एंड सेकंड कंसेप्ट ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और मैक्स में फोर्थ वाला तो आपको मालूम ही है। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है बोहर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स में आपको इसी 4 कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और किस में लगाएंगे। जो सबसे सिंपलेस्ट एटम है वो है आपका हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई करेंगे और उस हाइड्रोजन एटम के रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको हम स्टडी करेंगे। ये अगला लेक्चर होगा। तो ओके, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।